नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। हिरासत की मुद्दत खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया था पेश। दिल्ली में पानी के बहरान पर आतिशी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखा खत, कहा नहीं निकला हल तो 21 जून से करेंगी भूख हड़ताल। नीट इम्तहानात के तनाज़े पर कांग्रेस सभी रियासती दफातर पर करेगी एहतजाज, जुमे को होगा मुजाहरा। आम आदमी पार्टी का एहतजाज भी जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह, का कदीम निज़ाम तालीम को जदीद शक्ल में किया जाएगा मजबूत। और इजराइल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत, मुजाहिरीन गजा में जगबंदी के मुआहदे और नेतन्याहू के इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। नई आबकारी पॉलिसी से जुड़े मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की अदालती हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। बुध को अदालती हिरासत की मुद्दत खत्म होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वाज़ेह है कि इस मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के वजीर आतिशी ने कौमी राजधानी खित्ते में आबी बहरान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखा है। आतिशी ने कहा है कि अगर पानी के मसले का जल्द हल नहीं किया गया तो वो 21 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनशन करेंगी। आतिशी ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए दिल्ली में पानी का बहरान पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मंगल को हरियाणा ने दिल्ली के लिए 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी पानी छोड़ा। 1 एमजीडी पानी 28,500 लोगों के लिए है। इसका मतलब है कि 28 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। आतिशी ने कहा कि लोग एक तरफ भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आबी बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दिल्ली में एक्सट्रीम हीट वेव, ऐसी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज दिल्ली वालों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने खुद ही पानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 एमजीडी, जो दिल्ली का एलोकेशन। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना है। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी, जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता। टीएमसी की राज्यसभा रुकन सागरिका घोष ने स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाले को तारीख का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग घपला बताते हुए कहा है कि वो इस मामले में सेबी से बात करेंगी। सागरिका घोष ने बताया है कि इसके बाद मोदी सरकार की मुबैना विफाकी दहशतगर्दी के बारे में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार बंगाल सरकार के साथ गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव कर रही है। पहले हमारा बकाया नहीं दिया गया और अब मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर को आने की इजाजत नहीं दे रही है, जो हमारे वजीर से मिलने बंगाल आ रहे थे। 1 May, massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं?
ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। तो हम दो मुद्दे पे बात करेंगे आज। जैसे मेरे साथी ने कहा आपसे कि दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है सेबी का मुद्दा, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम, ये स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाला जो है, इसको लेकर के हम बात करेंगे पहले। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मेरे साथी ने कहा, मोदी सरकार का फेडरल टेररिज्म, जो डिस्क्रिमिनेटरी टेररिज्म है, जिस तरह से गंदे तरीके से, असभ्य तरीके से केंद्र सरकार बंगाल गवर्नमेंट के साथ व्यवहार कर रही है। मोदी सरकार जिस तरह से डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं बंगाल सरकार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। पहले तो हमारे ड्यूज नहीं दिए, नरेगा के ड्यूज नहीं दिए। अब जैसे मेरे साथी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो बंगाल जा रहे थे हमारे मंत्री से मिलने के लिए, उन्हें परमिशन क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। तो ये दोनों मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले सेबी का मुद्दा। 31 मई को, क्रोनोलॉजी समझिए, 31 मई को शेयर बाजार में कुछ गिने चुने इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपने लेन देन को दुगना कर दिया। 25 साल में इतना ज्यादा लेन देन नहीं हुआ जो 31 मई को हुआ है। क्यों ये लेन देन दुगना क्यों हो गया और गिने चुने इन्वेस्टर क्यों दुगना कर दिया? क्या ये वजह थी कि 1 जून को एग्जिट पोल आने वाले थे? क्या ये गिने चुने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एग्जिट पोल की जानकारी थी? क्या उन्हें जानकारी दी गई कि एग्जिट पोल क्या बताने वाले हैं? क्या एग्जिट पोल की जानकारी इनके पास थी? ये पॉइंट नंबर 1 है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे मैंने कहा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में नए कैंपस का इफ्तिताह किया। इस दौरान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, वजीर खारजा एस जयशंकर, बिहार के गवर्नर राजेंद्र औलंकर, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई दीगर लीडरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में 17 मुल्कों के सफीर भी शामिल हुए। वजीर आजम ने कैंपस के इफ्तिताह के बाद शजरकारी भी की और माहौलियाती तहफ्फुज़ का पैगाम दिया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि नालंदा कभी हिंदुस्तान की रवायत और पहचान का जिंदा जावेद मरकज हुआ करता था। उन्होंने कहा कि तालीम ही हमें गढ़ती है, फिक्र देती है और उसे रूप देती है। नालंदा यूनिवर्सिटी के इस नए कैंपस में हमें उसी कदीम निजाम को फिर से जदीद शक्ल में मजबूती देनी है। हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में
हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है, खुशी की बात है। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी में मुल्क के ही नहीं दुनिया की कई जगहों के लोग आकर पढ़ते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये यूनिवर्सिटी 1200 ईस्वी में तबाह हो गई थी। 2006 में उस वक्त के सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से कायम करने की बात की थी। आने से खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। अभी तक पुराने विश्वविद्यालय की कुछ ही खुदाई हुई है। इस विश्वविद्यालय में 20-25 किलोमीटर तक के गांव भी इससे जुड़े हुए थे। जहां आप देखने गए हैं वो बहुत कई गांवों के लोग उससे जुड़े हुए रहते थे। तो इस चीज को सबको याद रखना चाहिए कि कैसे पहले जो होता था काम। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहां पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहां सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहां पर पढ़ते थे। यहां पर चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे। अयोध्या हवाई अड्डे पर फ्लाइट लेट होने से मुश्तइल मुसाफिरों ने हंगामा किया। स्पाइसजेट की मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6 घंटे लेट होने पर मुसाफिरों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हंगामा कर दिया। यहाँ पर एक स्पाइसजेट था जिसका टाइम था 11:15 बजे निकलने का। ये अपने अयोध्या से मुंबई के लिए जाना था, जिसमें पूरी दुनिया से तमाम लोग आए हुए हैं, जिनको मुंबई से भी अलग दूसरे एयरपोर्ट पे जाके और दूसरी फ्लाइट पकड़ के बाहर जाना था। लेकिन यहाँ पर 11:15 बजे के बाद 3:30 बजे की टाइम दी गई। 3:30 बजे के बाद अब इसी फ्लाइट को 5:45 बजे कर दिया गया। अभी अनिश्चित है कि ये
जाएगी भी कि नहीं जाएगी, लोग कहां कहां से आए हुए हैं, किस तरीके से परेशान हुए हैं, इससे अयोध्या की पूरी छवि धूमिल हो रही है। अगर एयरपोर्ट प्रशासन और यहाँ के लोग इस तरीके से काम करते रहेंगे तो देश दुनिया में बाहर जो लोग आज अयोध्या के लोगों को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो यही कारण है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं तमाम फैली हुई हैं। देखिए, एक समय होता है, अगर जो आदमी समय से नहीं पहुंच पाएगा, लेट पहुंचेगा तो वो बेकार हो जाएगा, उसका जाना बेकार हो जाएगा। ऐसे में ये स्पाइस जेट थी जिसको अयोध्या से मुंबई जाना था। हम लोग 4 बजे सुबह उठ के हम गोरखपुर से अयोध्या आए कि अयोध्या से हमको मुंबई जाना है, और 10 बजे आने के बाद यहाँ पता चलता है कि हमारी फ्लाइट जो है अब 3 बजे जाएगी। 3 बजे के बाद फिर रिशेड्यूल करके ये 5:35 कर दिया गया। इस तरह यह बताइए, हम लोगों का पूरा कार्यक्रम बेकार हो गया। यहाँ बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो देश विदेश से भी आए हुए हैं, जिनको बॉम्बे से फ्लाइट पकड़नी है, उनका वो टिकट बर्बाद हो रहा है। और कहीं न कहीं मैं इतना जरूर उड्डयन मंत्रालय को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम प्राइवेट जो जितने भी जेट कंपनियां हैं, उन पे इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और इनके मनमानेपन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट काफी बदनाम हो रहा है और पूरे देश विदेश में इसकी छवि खराब हो रही है। ये आए दिन का ये स्थिति है। आप सुबह घर से कितने बजे निकले? मैं सुबह लगभग 5 बजे मैं निकल गया था अयोध्या के लिए, बिना खाए पिए अभी तक हूँ। हम लोग अंदर एंटर कर गए थे। हम लोग अंदर एंट्री करने के बाद स्पाइस जेट का एक कर्मी आता है, वो कहता है भैया आप लोग चलिए, हम आप लोगों को अपने कार्यालय पे लेके चलते हैं। सारे लोगों को बाहर करके वो अंदर ही भागकर छिप गया। वो तो यहाँ जब नारेबाजी हुई है, पब्लिक हंगामा की है, तो पुलिस के लोग जो है उसको पकड़ के लाए हैं। अब पुलिस बल से हम लोग जब कहा गया है तो इन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, बाहर काफी गर्मी है, आप लोगों को हम अंदर अलाउ करते हैं। हम तो बेंगलुरु से आए हैं अयोध्या के लिए। अभी अयोध्या मुंबई का फ्लाइट है, वो हमारा फ्लाइट था 11:45 का, तो डिले हुआ है। 5 o'clock 35 मिनट्स को दिखा रहे हैं। हम जाके क्या करेंगे बोलिए। और जो हम बोला, पहले हमको बोला आप निकल जाइए, हमारे ऑफिस में आइए करके, जो अंदर से पूरा से पैसेंजर को बाहर निकाला गया है और कोई ऑफिसर इधर हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अंदर भी जाने नहीं दे रहे। इंस्ट्रक्शन दिया है सब पुलिस को, ये फ्लाइट वाले को अंदर मत दीजिए करके। ये कौन सा शासन है और वो बता दीजिए पहले। और पूरा पैसेंजर भूखे पैसे से बाहर बैठे हैं, और कोई एक ऑफिसर था, हमको सबको बाहर निकाल दिया है एंट्री करवा के, अभी अंदर नहीं ले रहे। पूरा पैसेंजर बाहर खड़े, दिखाओ पूरा, देखिए आप ही, पूरा पैसेंजर बाहर है। क्या बोला गया? फ्लाइट क्या बोला गया? दूसरी तरफ दिल्ली से दरभंगा जा रहे स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 486 के मुसाफिरों को शदीद गर्मी के बीच 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बिना एयर कंडीशन के ही बैठना पड़ा, जिसमें कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। मैं आज 19 को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था, और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया, और करीब 1 घंटा तक इन्होंने AC ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था, और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने AC तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना AC के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। ये इकोनॉमी है उसका, हम लोग काफ़ी परेशान हुए, और इस बात को काइंडली स्पाइस मैनेजमेंट को बताया। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी और लूओं का सिलसिला जारी है। दिल्ली के नजदीक नोएडा में अलग अलग जगहों पर गुज़श्ता मंगल को 14 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। अंदेशा है कि ये सभी मौतें लू और गर्मी की शिद्दत से हुई हैं। हालांकि महकमे सेहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही सबब बताने की बात कर रहा है, लेकिन इन अमवात ने लोगों में भयानक गर्मी की दहशत पैदा कर दी है। महकमे मौसमियात ने मंगल को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन बुध को हालात में बेहतरी हुई है। बिहार में बारिश हुई है। बुध को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट है। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट रहेगा। बुध को दिल्ली NCR में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। 30 जून को आसपास दिल्ली NCR में मानसून के आने की उम्मीद है। वेस्ट इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें, एनीवे राजस्थान वगैरह में तो टेम्परेचर इतने ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों के लिए हमने कल रेड अलर्ट दिया था।
लेकिन आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहां रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है, वहां जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उसका रीजन अभी यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और उसके कारण हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण ये टेम्परेचर्स में वेटमेंट आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली आप कहें कि जब तक मानसून आता नहीं है, मानसून जैसे इसका नॉर्मल डेट 30 जून तक कवर करता है एनसीआर दिल्ली, तो तब तक हीट वेव टेम्परेचर्स 42 डिग्री से अबव रहने का अनुमान रहता ही है। कुछ स्टेट्स में रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल हम कब से कर सकते हैं? देखिए, कुछ जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न हिमालय रीजन, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनसीआर दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। रात में भी टेम्परेचर्स काफी हाई जा रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऑलमोस्ट जब से हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अगर आप बात करें आफ्टर 15 मई, तो कंटिन्यूस हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसके लिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर्स, दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी हवा में कैसी है उसको, और इसके अलावा विंड स्पीड, जैसे विंड भी जनरली नॉर्थ इंडिया में कई बार तेज होती है और टेम्परेचर्स 40 से ज्यादा होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और वैसे ही हमारा ये जो आपने रात के टेम्परेचर्स की बात की, हम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है, थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद, आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मुल्क के कई हिस्सों में जहां भयानक गर्मी से लोगों का जीना मुहाल है, वहीं कई रियासतों में बारिश भी हो रही है। असम के कई इलाकों में बारिश हो रही है। डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी की आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है। इस इलाके में कोहरा भी हो रहा है। जब मतलब अरुणाचल में बारिश हो रही है, इसके अवस्था यहाँ कोसा बढ़ रही है, ठंडी ठंडी बढ़ रही है। इसके अवस्था डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र पानी बढ़ा हुआ है डेंजर लेवल, कल तक तो और डेंजर लेवल बढ़ जाएगा। तो आप लोग को पहले आए थे देखने के लिए, उससे पानी बढ़ा हुआ है क्या? बढ़ा हुआ है। तो बारिश किस तरह की हो रही है? बारिश अरुणाचल में बहुत ज्यादा हो रही है, असम में भी बारिश हो रही है पूरा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 54 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में AICC के दफ्तर में अपना 54वां यौम पैदाइश मनाया। इस मौके पर पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल और दीगर कई अहम लोग और पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। राहुल जी, हैप्पी बर्थडे। कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने लोगों में सामान की तकसीम भी की। इजराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। पुलिस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया और सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। हम आपको बता दें कि मुजाहिरीन गजा में जंगबंदी के मुआहदे और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।